सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, खमा घणी। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 7 के प्रथम अध्याय से। तो ये है कक्षा 7 की अनुक्रमणिका, जिसमें हम इन लेसनों को देखेंगे कौन कौन से लेसन हैं। तो पहला है वन वन्य जीव एवं संरक्षण के बारे में है। दूसरा है खनिज और ऊर्जा संसाधन, यानी राजस्थान के खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में बताया गया है। तीसरा कृषि और सिंचाई के बारे में है। चौथा राजस्थान में कृषि विपणन के बारे में बताया गया है। पांचवा राजस्थान में व्यापार किस प्रकार होता है, इसके बारे में बताया गया है। छठा लेसन है राजस्थान के प्रमुख शासकीय हिस्ट्री से संबंधित है, यानी इसमें जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में इस लेसन में बताया गया है। सातवां है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। आठवां है आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। नौवां है संविधान निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान रहा। तो ये नौ लेसन है। तो हम इन लेसनों को 41 जिलों के आधार पर अपडेटेड रूप में पढ़ने जा रहे हैं। क्या है, अब राजस्थान में 41 जिले हैं, तो इनके आधार पर अपडेटेड रूप में पढ़ने जा रहे हैं। हम कक्षा 6 की पूरी बुक को पढ़ चुके हैं। कक्षा 6 हमारे राजस्थान के प्रथम भाग को पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम कक्षा 7 से शुरुआत करने जा रहे हैं प्रथम अध्याय से। तो पहला लेसन है वन वन्य जीव एवं संरक्षण। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम लेसन से। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत हैं, उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन, सार्स, बगुला, बया, कोयल, बटेर आदि जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसने इस पहले ही लेसन की शुरुआत में केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का जिक्र किया है। ये कहाँ पर है? ये भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है। यहाँ पर कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? साइबेरियन क्रेन, बगुला, बया, कोयल और बटेर जैसे पक्षी पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वनों का महत्व के बारे में बताया गया। वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस आदि कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। फिर उसने ऊपर क्या लिखा है, ध्यान रखें। आपके आसपास एवं आपके घर एवं आसपास कोई छोटे पेड़ पौधे हो तो उन्हें समय समय पर पानी दें। यानी आपके जो घर के पास भी कोई छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं तो उनको समय समय पर पानी दें, ताकि हमारे लिए भी फायदा हो और पर्यावरण के लिए भी फायदा हो। फिर आ गया वनों के प्रकार। फिर वनों के प्रकार कौन कौन से हैं? राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। कितना है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 है। 3,42,239 है। तो इसका 10वां भाग वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर। अब यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में और सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। फिर आ गया पहला, आरक्षित वन। आरक्षित वन कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा दी गई है और यह कितने प्रतिशत क्षेत्रफल फैले हुए हैं, इसके बारे में बताया गया। तो आरक्षित वन कौन से होते हैं? यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। यानी ये सरकारी नियंत्रण में होते हैं और इसमें पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक हैं। कितने हैं? 1/3 से अधिक हैं। अर्थात मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया कि ये 37.05% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। प्रतिशत के आधार पर है ये, मैंने प्रतिशत के आधार पर बताया है कि आरक्षित वन राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर हैं? 37.0% भूभाग पर फैले हुए हैं। फिर आ गया सुरक्षित वन। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं।
कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक भाग पर फैले हैं। आधे से अधिक यानी मैंने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के आधार पर लिखा है कि ये 56.55% भाग पर फैले हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आ गया अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी भी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। ये राजस्थान के 6.40% भूभाग पर फैले हुए हैं। 6.40% भूभाग पर फैले हुए हैं। फिर आ गया भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ध्यान रखना है यहाँ पर कि वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, अब जो वर्तमान में एक वैकेंसी आई हुई है लैब असिस्टेंट की, उसमें ये जो जियोग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब आ गया क्वेश्चन कि वनस्पति को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन देंगे। तो इसमें से आपको उस क्वेश्चन उस पर आंसर को आपको चूज करना होगा कि कौन सा वनस्पति को प्रभावित करता है और कौन सा नहीं करता है। तो इनको ध्यान रखना, कौन कौन से जो कारक हैं वो वनस्पति को प्रभावित करते हैं। पहला है धरातलीय स्वरूप, दूसरा है जलवायु, तीसरा है वर्षा की मात्रा और चौथा है मिट्टियों की भिन्नता। फिर है राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग यानी सूखा और अर्धशुष्क यानी थोड़ा सूखा भागों में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि हैं। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुद्भिद भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? मरुद्भिद भी कहा जाता है। फिर आ गया विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन की विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो आरएस मेंस जैसे एग्जाम में इसकी विशेषता भी पूछ लेता है। आरएस मेंस के एग्जाम में इसकी विशेषता भी पूछ लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली है, यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। तापमान अधिक और वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वर्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं जिनसे ये जमीन की काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा वृक्ष दर्शाया गया है? इसमें राज्य वृक्ष खेजड़ी को दर्शाया गया है। इसको राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था 1983 में। इसका वानस्पतिक नाम परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। तो इसका वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनरेरिया। प्रोसेपिस सिनरेरिया। दर्जा कब मिला था? 1983 में मिला था। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यधिक पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। अब इस सेवण घास का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि सेवण घास कहाँ पाई जाती है, कौन से जिले में पाई जाती है। तो बता देना जैसलमेर में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आए कि सेवण घास कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक पाई जाती है। फिर इसने रोहिड़ा की पुष्प को दर्शाया है। इसको मिला था दर्जा 1983 में। कब मिला था दर्जा? 1983 में मिला था। और इसका वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है वानस्पतिक नाम? वास्तविक नाम आपको ध्यान रखना, टिकोमेला अंडुलेटा। फिर आ गया उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलदर, धोक, ठाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कौन से पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? यानी ये शुष्क पतझड़ वाले वन शुष्क पतझड़ वाले वन ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं।
फिर आ गया तीसरा वन, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? आम, बांस और सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये देखिए इसने चित्र के माध्यम से दर्शाया है, चित्र 1.3 के माध्यम से। फिर आ गया राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले की बात करते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में है। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में है। यहाँ पर कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय बाघ के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो बता देना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। फिर तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यह कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गिद्दड़, भेड़िया, सांबर, चित्तल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि पक्षी पाए जाते हैं। तो आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला केवलादेव, दूसरा रणथंभौर, तीसरा मुकुंदरा हिल्स। इसमें से भारतीय बाघ के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, बता देना, ठीक है। फिर आ गया वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य का अर्थ अव्यय प्लस अरण्य यानी भयमुक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहां वन्य जीव सुरक्षित घूम सकें। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को सुरक्षित किया गया है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ से 41 जिलों के आधार पर शुरुआत होती है, यानी यहाँ पर होती है शुरुआत 41 जिलों के आधार पर कि कौन कौन से जो अभयारण्य हैं वो कौन कौन से जिलों में फैले हुए हैं और इसमें कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अभयारण्य से। पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर में है। यहाँ का जो वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें प्रमुख ध्यान रखना गोडाउन है। प्रमुख ध्यान रखना गोडाउन है, अन्य तो आप वैसे अपने ध्यान रखना, लेकिन आप गोडाउन को मुख्यतः ध्यान रख सकते हैं। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के आधार पर बताया कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 3162 वर्ग किलोमीटर में, जिसमें से जैसलमेर में फैला हुआ है 1900 वर्ग किलोमीटर में और बाड़मेर में फैला हुआ है 1262 वर्ग किलोमीटर में। यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कुल। तो कुल है 3162 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से जैसलमेर 1900 और बाड़मेर 1262 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर है केलादेवी वन्य जीव अभयारण्य। केलादेवी वन्य जीव अभयारण्य है सवाई माधोपुर और करौली में। यहाँ पर जो पाए जाते हैं बघेरा, भेड़िया, चित्तल और खरगोश। फिर तीसरा है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है राजसमंद, पाली और उदयपुर। फिर है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल है उदयपुर में। फिर है सरिस्का। सरिस्का है अलवर, जयपुर और कोटपुतली भैरोड। ये नया जिला बना है कोटपुतली भैरोड, तो इसके बारे में ध्यान रखना। फिर आ गया टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य। टोडगढ़ रावली है राजसमंद, पाली, ब्यावर में। पहले यह अजमेर में भी इसका हिस्सा था, लेकिन अब अजमेर से कौन सा जिला अलग हुआ है? ब्यावर जिला अलग हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। फिर है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूम्बर में। फिर है माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही में है। फिर रामगढ़ विस्तारी आ गया। रामगढ़ विस्तारी कहाँ है? रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है। जमुआ रामगढ़ आ गया जयपुर में। फिर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आ गया राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य को इसने राजस्थान के मानचित्र के माध्यम से दर्शाया है, तो इसको भी थोड़ा देखेंगे कि इसमें से 3 तो राष्ट्रीय उद्यान मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये पहला है रणथंभौर, दूसरा है केवलादेव, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। तो रणथंभौर है सवाई माधोपुर में, केवलादेव है भरतपुर में और मुकुंदरा हिल्स है कोटा और चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अब थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये है, देखो इधर कौन सा है? इधर है मरु राष्ट्रीय उद्यान। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है जैसलमेर और बाड़मेर में। ये जैसलमेर और बाड़मेर में। फिर आ गया ताल छापर। ताल छापर कहाँ पर है जी? ताल छापर चूरू में है जी। कहाँ पर है? चूरू में है। फिर सरिस्का,
ये आ गया सरिस्का ऊपर वाला। सरिस्का अलवर में है। सरिस्का कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आ गया नाहरगढ़। नाहरगढ़ जयपुर में है जी। केवलादेव, केवलादेव आ गया। फिर ये केसरबाग आ गया। फिर ये बंद बारेठ आ गया। फिर ये जमवारावड़ आ गया। फिर ये रणथंभौर सवाईमाधोपुर वाला आ गया। फिर केलादेवी आ गया, करौली वाला। फिर ये मुकुंदरा हिल्स आ गया, ये कोटा और चित्तौड़गढ़ वाला। फिर सीता माता। सीता माता बहुत बार पूछा गया है, तो सीता माता के बारे में ध्यान रखना। ये कहाँ पर है? सीता माता प्रतापगढ़ में है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये इधर कुंभलगढ़ वाला आ गया। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। ठीक है, तो इन जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए, तो उसको ध्यान रखना। ये मानचित्र 1.1 के माध्यम से इसने दर्शाया है। फिर चलिए आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभयारण्य, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़, बंद बारेठा अभयारण्य, भरतपुर भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, ये चित्तौड़गढ़ में है। फिर सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य और सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये सवाई माधोपुर में है। फिर वन विहार वन्यजीव अभयारण्य और राम सागर और केसरबाग, ये है धौलपुर में। फिर है जयसमंद और सज्जनगढ़, ये है उदयपुर में। फिर है नाहरगढ़, नाहरगढ़ है जयपुर में। फिर है शेरगढ़ बारा में है। ताल छापर चूरू में है। ठीक है, इन चीज़ को ध्यान रखना। राजस्थान में रणथंभौर सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? रणथंभौर सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं, तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटलैंड नम भूमि स्थल है, जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। अब पूछे कि राज्य पशु, राज्य पशु में तो ऊंट है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है बहुत बार। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। दर्जा मिला था इसको 19 सितंबर 2014 को। कब मिला था? 19 सितंबर 2014 को। और चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला। गजेला क्या है? गजेला। दर्जा मिला था 1981 में। इस चीज़ को ध्यान रखना। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। कितने प्रतिशत भाग? 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। कितने प्रतिशत को? 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। फिर वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई है। वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए हैं। अब यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुके हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान क्षेत्र आफरी स्थित है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। यह भी जाने। अब आपको एक मैं बात बताता हूँ कि राजस्थान अध्ययन है ना, राजस्थान अध्ययन, ये जो बुकें है ना 6 से 10 तक, इसके प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन है, प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन है। तो बहुत से विद्यार्थी बड़ी बड़ी गाइड को पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाइडों को पढ़ते हैं, और फिर बाद में मेरे से पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया। तो मैं उनको प्रूफ के साथ भेजता हूँ। ये क्वेश्चन राजस्थान की अध्ययन की किताब में मिलेगा ही मिलेगा। जो 6 से 10 तक जो बुक है उसको आप उठा के देख लेना, चाहे वो आप भूगोल से संबंधित हो, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे कला संस्कृति से संबंधित हो, चाहे वह राज्य व्यवस्था से संबंधित हो। तो इसमें से आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं विद्यार्थियों को बार बार कहता हूँ कि ये बुकें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप बार बार पढ़िए, इनको आप बार बार पढ़िए। और वर्तमान में तो 41 जिलों के आधार पर अपडेटेड रूप में पढ़िए, ताकि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, तो यह भी जाने। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमरता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान दिया था। अमरता देवी की स्मृति में वहां एक मर्ग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का एकमात्र
वर्ष मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो खेजड़ली जोधपुर में, राजस्थान में आयोजित किया जाता है। फिर यह शब्दावली आ गई, इसको भी आप ध्यान रखना। वाष्पीकरण क्या होता है? तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना, यानी जब तापमान अधिक होता है तो जल है वो भाप बनकर उड़ जाता है, उसको ही वाष्पीकरण कहा जाता है। फिर अभयारण्य क्या होता है? पशु पक्षी विहार हेतु सुरक्षित वन क्षेत्र होते हैं। सदाबहार वन कौन से होते हैं? सदा हरा भरा रहने वाले वन होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे अधिक माउंट आबू में पाए जाते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। पहला है, प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? प्रथम वन नीति घोषित की गई थी 18 फरवरी 2010 को। क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? तो ध्यान रखना 18 फरवरी 2010 को। और नवीनतम वन नीति 5 जून 2023 को घोषित की गई थी। फिर आपको ध्यान रखना है काजरी और आफरी के बारे में। काजरी का फुल फॉर्म पूछा गया है और आफरी का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो काजरी का है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आफरी का है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर अभ्यास क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है। अब गोडाउन के बारे में अन्य बातों को भी ध्यान रखेंगे जो आपको कोई नहीं बताता है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वो गलत हो जाता है, तो हम एक्स्ट्रा बातें भी करेंगे। तो गोडाउन राज्य पक्षी है, इसको राज्य पक्षी का दर्जा मिला था 21 मई 1981 को। 21 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम क्या है? गोडाउन का वैज्ञानिक नाम, सीधा क्वेश्चन आता है कि गोडाउन का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो बता देना, क्रायोटिस नाइग्री सेप्स। क्या है? क्रायोटिस नाइग्री सेप्स। फिर है राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। फिर आ गया क्वेश्चन, मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे हैं, मिलान वाले। या सुमिलित कीजिए, मिलान कीजिए या सुमिलित कीजिए, सुमिलित कीजिए। तो बहुत से विद्यार्थी गलत करके आ जाते हैं, तो इनको आप पता होना चाहिए, यानी जिलों को पता होना चाहिए कि कौन सा अभयारण्य किस जिले में स्थित है और उसमें कौन सा वन्य जीव पाया जाता है। तो सीता माता उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यह साइबेरियन क्रेन अर्थात सार्स के लिए प्रसिद्ध है। फिर आ गया राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। ये ट्रिक है केरमू, यानी के से हो गया केवलादेव, के से केवलादेव, रे से रणथंबोर और मुंह से मुकुंदरा हिल्स। तो ठीक है, आपको इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है ताकि आपको याद रहे कौन कौन से 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो बता देना, केवलादेव, रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स। फिर आ गया राजस्थान के किन्हीं 4 वन्य जीव अभयारण्यों के नाम लिखे। तो बता देना आप, कैला देवी कुंभलगढ़, सीता माता ताल छापर सरिस्का नाहरगढ़। कैला देवी करौली में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, सीता माता प्रतापगढ़ में, ताल छापर चूरू में, सरिस्का अलवर में और नाहरगढ़ जयपुर में है। फिर वनों से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। वनों से कौन कौन से लाभ हैं? हमने फिर अध्याय की शुरुआत में पढ़ा है कि वनों से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। तो उसमें बताया गया है वन होते हैं वो वन्य जीवों के आश्रय स्थल होते हैं, आजीविका के साधन होते हैं और यह शुद्ध हवा देते हैं और वर्षा कराने में सहायक होते हैं। फिर आ गया, थोड़ा आगे चल लेते हैं। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछी गई हैं। तो पहला है क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम वन। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम वन वर्ग किलोमीटर के आधार पर। तो सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन से हैं? और ये है 3 जिले, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। और न्यूनतम वनावरण वाले 3 जिले हैं, चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। ये क्षेत्रफल के आधार पर बताया, मैंने क्षेत्र के आधार पर बताया है, वर्ग किलोमीटर के आधार पर बताया है। फिर आ गया प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं? क्षेत्रफल के आधार पर हैं, प्रतिशत के आधार पर हैं उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही, ये मैंने प्रतिशत के आधार पर बताया है। तो अब प्रतिशत और क्षेत्रफल को ध्यान रखना, ये
ऊपर वाला क्षेत्रफल के आधार पर और नीचे वाला प्रतिशत के आधार पर है। तो सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। फिर आ गया न्यूनतम वन आवरण वाले जिले, ये है चूरू, जोधपुर और बीकानेर। चूरू, जोधपुर और बीकानेर। तो ये हमारा पहला लेसन समाप्त हुआ, ये हमारा प्रथम लेसन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। और मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं। 41 जिलों के आधार 41 जिलों के साथ साथ मैंने आपको ये पहला लेसन एक्स्ट्रा फैक्ट के आधार पर बढ़ाया। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में, वो भी मैंने साथ बताए हैं। तो ठीक है, कल से हम दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। ओके।